देखिए आपका भाई पुलिस रेगुलेशन का पैरा पढ़ाया जा रहा था और आपका पैरा चल रहा था 97। आपका अध्याय 10 चल रहा था रेगुलेशन में। अध्याय 10 में है आपका थानों में की गई रिपोर्टें कैसे दर्ज की जाएगी, कितनी प्रतियों में दर्ज की जाएगी, किस रजिस्टर पर दर्ज की जाएगी, ये कोरिलेट करके आपका बताया जा रहा था। और उसमें जो पैरा हम बताए थे आपका 97 से 103, इसको शुद्ध रूप से आपका सीआरपीसी से भी पढ़ना है। और सीआरपीसी की धारा 154 और 155, जिसमें कि 154 के तहत संज्ञेय मामलों में एफआईआर दर्ज होती है और 155 सीआरपीसी के तहत असंज्ञेय यानी कि नॉन कॉग्निजेबल मामलों में एनसीआर दर्ज होती है, यानी कि असंज्ञेय मामलों का प्रतिवेदन। इसके बाद आपका बताया गया था आईपीसी की भी 3 धाराएं कम से कम याद रखिएगा। अगर थाने का बाहर साधक अधिकारी एफआईआर दर्ज नहीं करता तो वह दंड का अवभागी होगा। 166 एआईपीसी में है। और अगर सूचनादाता एफआईआर पर साइन नहीं करता या अंगूठा चिन्ह नहीं लगाता तो वो भी सजा का हकदार होगा। आईपीसी की धारा 180। और फॉल्स आपका एफआईआर में जो व्यक्ति झूठी एफआईआर दर्ज कराया है वह भी दंड का भागी हो सकता है। और आईपीसी की धारा बताई गई थी 211, यानी कि 211, 3 धाराएं आईपीसी की। आइए 97 हम पढ़ा रहे थे पैरा, फिर आपका उस पर चला जाए। संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने के नियम। आपका थाने के बाहर साधक अधिकारी को जब किसी संज्ञेय अपराध की आपका सूचना मिलती है तो उसका कर्तव्य है कि चाहे सूचना झूठी ही क्यों न हो वह उसको एफआईआर के रूप में दर्ज करे। तो एफआईआर के रूप में दर्ज करे तो किस रजिस्टर पर करे? तो चेक रसीद बुक, जिसे यूपी में चिक रजिस्टर कहते हैं, उसका फार्म नंबर या प्रारूप संख्या याद करना है। कितना है? 341। इसके बाद एफआईआर कितने प्रतियों में दर्ज होगी? 3 प्रतियों में। तीनों पर अलग अलग पृथक पृथक आपका साइन किया जाएगा, थाने के बाहर साधक अधिकारी का और सूचना दाता का। ये हम आपका बताए थे। अगर आपका मौखिक कोई संज्ञेय अपराध की सूचना दिया है तो जिस भाषा में वह सूचना दिया है उसी भाषा में ज्यों का त्यों यानी कि हूबहू या अक्षरशः एफआईआर लिखी जाएगी। और अगर लिखित दिया गया है तो वही कॉपी क्या की जाएगी? चिक रजिस्टर पर उतार ली जाएगी। आपका ये बताया गया। उसके बाद सूचनादाता का साइन कराया जाएगा या चिन्ह लिया जाएगा और तीनों भागों पर साइन भी बता दिया गया। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि आपका इसमें 97 में ये दिया गया है कि जो कहाँ कहाँ कौन प्रति जाएगी ये भी याद रखना है। मूल प्रति आपका न्यायालय को भेजी जाएगी जिस न्यायालय को उस मामले में जुरिडिक्शन या क्षेत्राधिकार है। सामान्यतः जो मूल कॉपी कोर्ट में भेजी जाती है वह एसपी के माध्यम से भेजी जाती हैं, अर्थात पुलिस अधीक्षक के माध्यम से। लेकिन अगर मुख्यालय दूर है तो सीओ यानी कि सीओ यानी कि डीवाईएसपी कह सकते हैं कि डीवाईएसपी के माध्यम से भी यानी कि क्षेत्र अधीक्षक के माध्यम से, क्षेत्र आपका निरीक्षक के माध्यम से भी वह कॉपी भेजी जा सकती है, यानी कि या तो एसपी के माध्यम से या आपका सीओ के माध्यम से। ये याद रखिएगा। मैंने
आपका उस पर बस वो साइन कर देता है और आपका कहाँ चली भेज दी जाती है। तो जो एफआईआर की कॉपी लेकर जाते हैं वह थाने के बाहर साधक अधिकारी स्वयं कम जाते हैं। प्रत्येक थाने का एक पैरोकार होता है और वहीं आपका 1 या 2 दिन में हमेशा कोर्ट में क्या करता रहता है, रिपोर्ट लेकर दौड़ता रहता है। अति आवश्यक होने पर भाई सीओ जाएंगे, थानेदार जाएंगे, लेकिन पैरोकार ही क्या करता है, आपका दौड़ता रहता है, आपका माने थाने से लेकर और कोर्ट तक। याद रखिए पैरोकार कहा जाता है आपका। इसके बाद आपका कह सकते हैं ये है कि जब एफआईआर दर्ज हो गई तो आपका ये नियम है कि जो सीआरपीसी की व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार जितना जल्दी हो सके कोर्ट में उसे भेजा जाए, देर न किया जाए। तो सीआरपीसी की धारा 157 अप्लाई होगी यहाँ। आपका एक लाइन जानना है कि जब एफआईआर दर्ज हो गई तो एफआईआर की कॉपी और पुलिस कार्यवाही क्या कर रही है, अब तक क्या की है, समय तो नहीं दिया गया है याद रखिएगा, लेकिन जल्दी से जल्दी अधिकारिता रखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट को वह कॉपी भेजी जाए। ये स्पष्ट रूप से सीआरपीसी की धारा 157 बताती है और ये क्वेश्चन यूपी एपीओ में आया था कि प्रारंभिक रिपोर्ट किस धारा के तहत भेजी जाती है। घटना की रिपोर्ट, तांत्रिक रिपोर्ट भी कहते हैं, प्रारंभिक रिपोर्ट 157 के तहत भेजी जाती है मैंने एफआईआर के बाद। इसके बाद आ जाइए आपका, अब एफआईआर दर्ज करना बाध्यकारी है और वह आपका केस बताया गया था। कौन सा केस है? ललिता कुमारी बनाम आपका उत्तर प्रदेश राज्य। 97 बहुत महत्वपूर्ण है पैरा। इसके बाद 98 आइए, सभी रिपोर्टें और प्रविष्टियों को स्पष्ट और पठनीय लिखा जाना चाहिए। यानी कि जब भी एफआईआर लिखा जाए तो इतना स्पष्ट लिखा जाए कि किसी को कहा जाए कि पढ़िए तो उसे आसानी से समझ में आ जाए। तो वर्तमान समय में मैं बता दूं, पहले हाथ से लिखा जाता था। वर्तमान समय में अब हाथ से कम लिखा जाता है। जहां लैपटॉप या कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है वहीं हाथ से लिखा जाता है। नहीं तो अब देखिए वर्तमान में तो ज़्यादातर थानों में आपका कंप्यूटर है और क्या कर दिया जाता है, टाइप टाइप कर दिया जाता है मैंने वर्तमान समय में। लेकिन आपका पुराना कानून है 1861 का, तो उस समय तो कैसे लिखा जाता था, हाथ से। तो उसी में घाँच पाँच कर दिए कि स्पष्ट लिखना चाहिए, स्पष्ट। इसके बाद 99, रिपोर्ट का सार जीडी में लिखा जाना आवश्यक है। यहाँ फिर एक बार समझिए, यानी कि जनरल डायरी यानी कि एफआईआर आपका चिक रजिस्टर पर दर्ज होती है यूपी में, और एफआईआर की जो मुख्य बातें हैं वह आपका जनरल डायरी या जीडी में दर्ज होती हैं। आपका जीडी मैं बताया भी था, और जीडी जब लिखने के नियम पैरा में हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ फिर आपका पुलिस अधिनियम की धारा 44 हम बताएंगे और एक दो केस भी उसमें पूछे जाते हैं जीडी के बारे में। तो एफआईआर का सार या एफआईआर की मुख्य बातें किसमें दर्ज की जाएंगी? जीडी में। जनरल डायरी या रोजनामचा आम भी कहा जाता है। इसके बाद धारा पैरा 100 इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। भौतिक सूचना क्या है? लिख लीजिए बैरक पर, भौतिक सूचना, फौजी नहीं, भौतिक भौतिक सूचना क्या है? भौतिक भौतिक सूचना देखिए आपका ये क्या होती है, ये देखिए। देखिए जब थानेदार यानी कि थाना प्रभारी या थाने का भार साधक अधिकारी अपने हलके में मैं बताया था
हल्के में मतलब क्या? आपका क्षेत्र में, इलाके में, अपने क्षेत्र में गश्त पर हो या दौरा कर रहा हो, यानी कि कुल मिलाकर थानेदार साहब थाने पर न हो बल्कि इलाके में हो, और उस समय थानेदार साहब को कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध घटित होने की सूचना देता है, उस सूचना को ही भौतिक सूचना कहते हैं, यानी कि मौखिक सूचना देता है। तो उसी को हम आपका उर्दू में क्या कहते हैं? भौतिक सूचना। तो थानेदार साहब कहेंगे कि आप जो सूचना दे रहे हैं वह लिख कर दीजिए, और जितना जल्दी हो सके वह उस सूचना को थाने पर भेजवाएंगे और एफआईआर के रूप में क्या करवाएंगे? दर्ज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भौतिक सूचना क्या है, तो एक लाइन में बताइएगा कि जब थाने का भार साधक अधिकारी थाने से बाहर हो, माने थाने में न बैठा हो, हल्के में हो, अपने इलाके में हो, दौरे पर हो, और उस समय कोई व्यक्ति उसको मौखिक रूप से संज्ञेय अपराध घटित होने की क्या देता है? सूचना। इसी को हम क्या कहते हैं? भौतिक सूचना। ये किस पैरा में प्रावधानित है? यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो किस पैरा में है? 100, यानी कि 100, पैरा नंबर 100 में है भाई। तो बता ही दिया गया कि मौखिक सूचना दिए हैं, तो थानेदार साहब कहेंगे कि लिख कर दीजिए। लिख कर देता है तो उस सूचना को कहाँ भिजवाएंगे या लेकर जाएंगे? थाने पर। नहीं तो फोन पे अगर आप सूचना देते हैं, अब देखिए, अब एफआईआर तमाम तरीकों से लिखा जा रहा है। ऑनलाइन भी लिखवा सकते हैं, फ़ोन से भी लिखवा सकते हैं, आप फैक्स से भी लिखवा सकते हैं। अगर फ़ोन से कोई व्यक्ति, फिर एक बार देखिए भाई, अगर कोई व्यक्ति थाने के भार साधक अधिकारी को फ़ोन से किसी संज्ञेय अपराध की घटित होने की सूचना देता है और अपना नाम और पता बता देता है, तो उसे एफआईआर माना जाएगा। बस ये है कि नाम और एड्रेस सूचनादाता का क्या होना चाहिए? क्लियर। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ये 154 सीआरपीसी में बताया जाएगा, अभी नहीं। लेकिन नाम और पता बताए तब, अनजान नहीं। यानी कि सूचनादाता फोन से सूचना दे तो अपना नाम और एड्रेस क्या करे? लिखवाए, और ये रजिस्ट्री का भाग माना जाएगा एविडेंस की धारा 6 के तहत। और बहुत लीडिंग इस पर केस है, आर बनाम आपका फोस्टर है ना, कौन सा केस है? नहीं, आपका धारा 6 एविडेंस में भाई बहुत केस अच्छा है आपका, जो औरत फोन से ही सूचना देती है। देखिए, नहीं यार बनाम आपका, नहीं वो नहीं भाई, जो फोन से सूचना देती हैं उसके वेडिंग फील्ड तो गला काटा गया था, वो मलकानी का भी नहीं है भाई। देखिए हल्का सा उसमें जस्टिस बिलवर फोर्स थे, जिसने कि आपका रटन बनाम क्वीन, जस्टिस बिलवर फोर्स ने साइंटिफिक तरीके से रजिस्ट्री को बताया था। तो छोड़ दीजिए, मैंने फोन से याद रखिए, अगर सूचना दी जाती है तो सूचनादाता का नाम पता क्लियर है, बता देता है, तो वह एफआईआर मानी जाएगी। ये याद रखिए, आपका सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस हिसाब से हम बता रहे हैं भाई। आइए आपका 101 देखिए, अपराध की विशेष सूचना अपराध की विशेष सूचना। इसका मतलब ये हुआ कि धारा पैरा 101 में कुछ अपराधों का उल्लेख किया गया है। अगर ऐसे अपराध इलाके में होते हैं तो तुरंत उसकी रिपोर्ट लाल लिफाफे में एसपी को भेजी जाएगी, डीएम को भेजी जाएगी, एसडीएम को भेजी जाएगी, और आपका मंडल निरीक्षक यानी कि सीआई को भेजी जाएगी। कैसे लिफाफे में? लाल। भेजा भेजा जाता होगा, अपना उतना कौन जानता है, कौन जो पुलिस विभाग में है वही जानता है।
तो अगर डकैती हुई है, लूट हुई है, लेकिन तुच्छ न हुई हो, पुलिस के द्वारा यातना देना, पुलिस अभिरक्षा से कोई भाग गया, कूट रचित करेंसी नोट बनाना, यानी कि नकली नोट बनाना, नकली सिक्का बनाना, सार्वजनिक धन का गंभीरता से हड़प लेना, हत्या, बलवा, सेंध लगाना, यानी कि आपका सेंध लगाना, विभिन्न वर्गों या संप्रदायों या राजनैतिक दलों के बीच शांति भंग हो गई है, तो ऐसी सूचना आपका दरोगा जी किसको भेजेंगे लाल लिफाफे में? एसपी को भी, डीएम को भी, एसडीएम को भी और सीओ को भी। जितना जल्दी से जल्दी हो सके भेजें। तार है, दूरभाष है, फैक्स है, तो फैक्स से सूचना भेज दें। तो वर्तमान समय में अब लिफाफा कहाँ जा रहा है? अब तो आपका कह सकते हैं कि तार या फोन या फैक्स है। हर एक थाने में भी लग गया है लगभग। फैक्स कर दीजिए, सबको 1 मिनट में पहुंच गया। या ईमेल कर दीजिए, वो भी तरीका है भाई, ईमेल भी तरीका है। इसके बाद आ जाइए आपका पैरा नंबर 101। डीएम और एसपी को विशेष रिपोर्ट की प्रति भेजा जाना, यानी कि डीएम और एसपी चाहें तो थानेदार से किसी मामले की रिपोर्ट मंगा सकते हैं, यानी कि किस पैरा में? 101 ए। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पैरा है, देखिए कौन कौन पैरा महत्वपूर्ण है भाई। आपका 97 है, पैरा 100 है, फिर आपका पैरा 101 ए है। रिपोर्ट मंगाते हैं, कौन मंगाता है? थाने से डीएम और एसपी मंगा सकते हैं। इसके बाद आपका पैरा 102 है, इतना जरूर याद रखना है। अब पैरा 102 में आपका असंज्ञेय अपराध की सूचना अंकित करने के नियम, तो तुरंत को रिलेट करिए। संज्ञेय अपराध की सूचना अंकित करने के नियम पैरा 97 में थे, तो असंज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करने के नियम किस पैरा में दिए गए हैं? 102। दोनों को कोरिलेट करते रहिए। संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करने के नियम किस पैरा में थे? 97। असंज्ञेय अपराध की 102। तो पहले तो भाई फिर एक बार असंज्ञेय अपराध समझिए, तब तो आगे बढ़ा जाए। अब जो बातें सीआरपीसी में लिखी गई हैं उसमें 2-3 लाइन ऐड कर देना है। तो सीआरपीसी की धारा आपका कौन पहले हम पढ़ाते हैं? 155। ध्यान से देखिए एक एक नियमों को। असंज्ञेय अपराध मैं लगातार बता रहा हूं कि असंज्ञेय अपराध का मतलब होता है आपका साधारण अपराध। साधारण अपराध का मतलब ये हुआ कि जिसमें पूरा समाज प्रभावित नहीं होता, केवल और केवल कौन प्रभावित होता है? जिसके प्रति अपराध किया गया है। उसको जिसके प्रति अपराध किया गया है, कानूनी भाषा में हम कहेंगे आहत या पीड़ित, इंग्लिश में विक्टिम कहा जाता है। याद रखिए क्या कहा जाता है? विक्टिम। ऐसे मामलों में आपका असंज्ञेय अपराध की परिभाषा से शुरू किया जाए। असंज्ञेय अपराध की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2L में दी गई है। ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो फिर एक बार देखिए, असंज्ञेय अपराध का मतलब ये हुआ कि पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना न तो अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है, न अन्वेषण कर सकती है। पुलिस को पावर नहीं है, लेकिन इसकी भी रिपोर्ट थाने में दर्ज होती है और थानेदार कुंडली मारकर शांति से बैठ जाते हैं। तो आइए पहले रिपोर्ट सीआरपीसी में क्या प्रावधान है, वही प्रावधान कहाँ मिलेगा? पुलिस एक्ट के पुलिस रेगुलेशन के पैरा 102 में। तो पहले सीआरपीसी देखिए भाई। असंज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना
थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाएगी, पहला नियम। दूसरा नियम आया, केवल उस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाएगी जिसकी एरिया में अपराध ऐसा हुआ है। तीसरा नियम ये आया कि ये जो सूचना है ये असंज्ञेय अपराध रजिस्टर पर दर्ज होती है, तीसरा नियम। चौथा नियम ये आया कि शब्दशः नहीं लिखी जाती, मुख्य मुख्य बातें लिखी जाती हैं, यानी कि सार लिखा जाता है। पांचवा ये आया कि केवल 2 प्रतियों में लिखी जाती हैं, मूल दोनों प्रतियों पर अलग अलग साइन होता है, थाने के भार साधक अधिकारी का भी और सूचना दाता का भी। ये जो मूल प्रति हैं वह थाने में रख लेते हैं थाने वाले, और जो सेकंड प्रति हैं आपका वह सूचना दाता को दी जाती हैं। अगली बात आई कि जो एनसीआर इसे कहा जाता है, जो ये एनसीआर दर्ज हुई है इसका सार भी जीडी में लिखा जाएगा। मैंने जीडी में किसने सूचना दी किस बारे में, 1 लाइन 2 लाइन क्या किया गया, लिख दिया। तत्पश्चात आपका थानेदार साहब सूचना दाता से कहेंगे कि आप जाकर मजिस्ट्रेट के यहाँ परिवाद करिए या मजिस्ट्रेट के पास जाइए, क्योंकि असंज्ञेय अपराध है, मैं न तो गिरफ्तार कर सकता हूँ बिना वारंट के और न ही अन्वेषण। इसके लिए आप कहाँ से आदेश लाइए, न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो पूरा तो हो ही गया, बचा ही क्या, बस आपका किस रजिस्टर पर, एनसीआर रजिस्टर, असंज्ञेय मामलों के रजिस्टर पर। बस 1 लाइन आपका ये है कि फार्म नंबर क्या है, तो आप बताइए। तो फार्म नंबर बस जानना है 347। नहीं भाई, 347 एनसीआर का है। फिर एक बार देखिए, 341 संज्ञेय मामलों में था, असंज्ञेय में 347 लिखा है पैरा में, देखिए। पुलिस फार्म संख्या, देखिए इसको अंडरलाइन करिए, पुलिस फार्म संख्या लिखा तो है, इसमें अलग से बताने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर एक बार दोनों को रिलेट करिए, तो एफआईआर का फार्म संख्या 341 है और एनसीआर का फार्म संख्या 347, दोनों एक साथ अब याद रखिएगा। इसके बाद आपका सूचनाओं को शुद्धता से लिखना और प्रति हस्ताक्षरित करने का थाने का भार साधक अधिकारी का दायित्व। ये तो बता ही दिया गया कि सब कुछ सही सही लिखा जाए, और बाद में आपका कौन साइन करेगा, थाने का भार साधक अधिकारी। उसके बाद थाने की क्या लग जाएगी, देखिए आपका जब एफआईआर होता है तो डेट रहती है, समय रहता है, किसने दर्ज कराया, तमाम बातें उसमें रहती हैं, समय स्पष्ट लिखा रहता है। अब आइए आपका अध्याय 11 चला जा भाई। अध्याय 11 ये भी पूरी तरह सीआरपीसी से ही कवर होगा, और पैरा में बस आपका पैरा 2-4 बातें सीआरपीसी से एक्स्ट्रा मिलेगी। कुछ बातें एक्स्ट्रा मिलेंगी, लेकिन आपका 80% बातें कहाँ की दी रहेंगी, सीआरपीसी की। तो इससे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले अन्वेषण के बारे में आपका जो पढ़ना है, हमें सीआरपीसी पढ़नी है, और तब आपका ये अध्याय हम शुरू करेंगे। अन्वेषण देखिए भाई, सीआरपीसी में एकदम शुरुआती दौर से मैं पढ़ा चुका हूँ वैसे परिभाषा सीआरपीसी में, लेकिन एकदम शुरुआती दौर से मैं फिर शुरू कर रहा हूँ। और कुछ समय सीआरपीसी देखिए, और वही बातें थोड़ा घुमा फिरा कर कहाँ हम पढ़ाएंगे, पैरा में। और पहले भी बताया गया था कि जो बातें सीआरपीसी में है, पुलिस अधिनियम में है, ज़्यादातर वही बातें रेगुलेशन में मिलेंगी, थोड़ा बहुत आपका विस्तृत हो जाएगा। 80% बातें वही हैं, 20% बातें ही अलग से आपको समझनी है। देखिए आपका सबसे पहले शुरू किया जाए अन्वेषण। अन्वेषण को आपका इन्वेस्टिगेशन कहते हैं।
इन्वेस्टिगेशन का मतलब तफ्तीश, तफ्तीश मतलब विवेचना, विवेचना मतलब खोज भी कहते हैं, खोज मतलब अनुसंधान। अन्वेषण सदैव पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। अब अन्वेषण की परिभाषा 2H में दी गई है। सीआरपीसी की धारा 2H में अन्वेषण को परिभाषित किया गया है। अन्वेषण कौन करता है? पुलिस अधिकारी करता है या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति करता है, लेकिन मजिस्ट्रेट कभी भी अन्वेषण नहीं करता। याद रखिए, अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य पूछा जाता है एविडेंस को कलेक्ट करना, यानी कि पुलिस साक्ष्य को क्या करती है? एकत्रित। तो ये भी क्वेश्चन आपका यूपीएपीओ में आ चुका है कि इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पज क्या है? तो एविडेंस कलेक्ट करना, यानी कि साक्ष्य को क्या करना? एकत्रित। याद किए रहेगा। अब अपराध को देखा जाए भाई, एक अपराध आपका कौन था? एक संज्ञेय था, और दूसरा अपराध कौन था? असंज्ञेय। जहां तक संज्ञेय अपराधों की बात है, संज्ञेय अपराधों में पुलिस स्वतः अन्वेषण कर सकती है, यानी कि सीआरपीसी की धारा 156 का क्लाज 1 बताता है कि अगर कॉग्निजेबल मैटर है, यानी कि किसी मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, तो किसी मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता नहीं है। पुलिस अपने आप, सेल्फ या स्वतः या सुमोटो से, अपने मन से अन्वेषण कर सकती है, साक्ष्य एकत्र कर सकती है। जबकि अगर असंज्ञेय मामला है तो धारा 155 का क्लाज 2 बताता है कि जब तक मजिस्ट्रेट आदेश नहीं देंगे, तब तक विवेचना या तफ्तीश शुरू पुलिस नहीं करेगी। तो बताइए, किस मामले में पुलिस स्वतः अन्वेषण कर सकती है? संज्ञेय। और किसमें मजिस्ट्रेट के आदेश से ही किया जाएगा? असंज्ञेय। इतना पहले याद रखिए। अब आइए, एक और धारा अभी मुख्य रूप से पढ़ना है, 156(3). संज्ञेय मामलों में आपका मजिस्ट्रेट भी, यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट भी पुलिस को अन्वेषण का आदेश दे सकता है, और जब न्यायिक मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश देता है तो वह सीआरपीसी की धारा 156 के पैरा 3 के तहत माने खंड 3 के तहत देता है, और इस आदेश पर भी पुलिस अन्वेषण कर सकती है। अब क्वेश्चन का मॉडल देखिए कैसे बना है प्री में। संज्ञेय अपराधों में अन्वेषण पुलिस स्वतः कर सकती है, ये भी सही है। किस धारा में? सीआरपीसी के 156 के किस क्लाज में? 1। मजिस्ट्रेट के आदेश से भी अन्वेषण कर सकती है, तो कौन सा हम धारा बताए हैं? 156 का कौन सा क्लास? 3। दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अब क्या मार्क कराएंगे? दोनों की एक? दोनों, क्योंकि मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किस में पावर है? 156(1) सीआरपीसी। अब मजिस्ट्रेट आदेश देते हैं तब अन्वेषण किस में? 156 के किस में? 3। अब असंज्ञेय पर आइए। असंज्ञेय मामलों में अन्वेषण 4 ऑप्शन देगा। पुलिस स्वयं कर सकती है, मजिस्ट्रेट के आदेश से कर सकती हैं, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका जवाब रहेगा केवल और केवल किसके आदेश से ही होगा? मजिस्ट्रेट के। कौन सी धारा? 155 का कौन सा क्लास? 2। स्पष्ट लिखा है सीआरपीसी में, अपने मन से नहीं बताया जा रहा है। अब आइए, अन्वेषण में होता क्या है, तब आपका पुलिस है मैंने ये शुरू किया जा पाएगा। जब पुलिस अन्वेषण करती है तो घटना स्थल का निरीक्षण करती हैं, नक्शा नज़ीर बनाती हैं, यानी कि नक्शा का भी पूछा गया है,
कि अगर थानेदार को घटना स्थल का नक्शा बनाने में समस्या उत्पन्न हो तो किसका सहयोग ले सकते हैं? तो नक्शा कौन बनाता है? लेखपाल। ये पैरा सहित याद करना है, पैरा बताऊंगा इसी तरह, घबराइए ना भाई, लेकिन इतना तो याद रखिए कि लेखपाल, क्योंकि किस गांव का कैसा नक्शा बनाना है ये लेखपाल से कौन समझता है। और जहाँ जहाँ पाल लगा रहता है बहुत खतरनाक लोग होते हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जैसे कि एक महिपाल, महिपाल मतलब राजा होते थे, जिसको पसंद कर लेते थे अपने आप का क्या महल में क्या करते थे, बुला लेते थे, किसी के बस में नहीं थे, यानी कि कानून से ऊपर थे, संविधान से ऊपर थे, वो महिपाल कहलाते थे। दूसरा हमारे राज्यपाल हैं, इनका भी कोई कानून कुछ बिगाड़ नहीं सकता जब तक ये पद पर हैं। अनुच्छेद 361 इनको संरक्षण देता है। एक राज्यपाल राम नरेश जी थे एमपी के, और व्यापम घोटाले यानी कि मेडिकल घोटाले में साक्ष्य भी था, लेकिन आपका भाजपा ने हटाया ही नहीं और राज्यपाल रहते ही वे मर गए, जेल नहीं गए। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर है कोई कानून कुछ बिगाड़, यानी कि भारत का अगर किसी राज्य का राज्यपाल भारत का राष्ट्रपति मर्डर भी कर देता है किसी का, तो कोई कानून कुछ उखाड़ नहीं सकता। कहा जाता है ना कि कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे अरबों का घोटाला कर दे, आपका क्रिमिनल मामलों में कुछ कोई नहीं कर सकता, लेकिन कब तक नहीं कर सकता? जब तक वो क्या है, पद पर। याद रखिएगा, कल्याण सिंह भी थे, जब तक पद पर थे मुकदमा नहीं चला, उसके बाद चला वो अलग बात है। और देखिए कहावत भी कही जाती है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि न्याय हुआ है, न्याय हो रहा है। और यही भाजपा वाले थोड़ा वीक आप कहिए हो जाते हैं। एक तो गोगोई साहब को राज्यसभा का सांसद आपने तुरंत बना दिया, और जो न्यायाधीश स्पेशल अयोध्या माने बाबरी विध्वंस मामले में सबको साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया था, आप रिटायर होते ही क्या जरूरत थी बनाने की? आपका क्या बनाया गया है देखिए, सूचना आयुक्त बनाया गया है क्या कि इनको उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें कोई पद दिया है भाई? अब कौन सा जो जज फैसला दिया था रिटायरमेंट के बाद पद मिला है उसे? नहीं नहीं, राज्यसभा तो सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ जो सीबीआई स्पेशल सीबीआई का जो जज फैसला दिया था उसको कुछ बनाया गया है। अब सूचना आयुक्त बनाया गया है कि क्या यूपी में बनाया गया है, कल हम देख लेंगे, क्योंकि इस समय व्यस्तता के कारण भाई समय थोड़ा कम मिल पा रहा है। और देख ही रहे थोड़ा अस्त व्यस्त एक दो दिन, अभी मान के चलिए रविवार तक आपका, रविवार के बाद थोड़ा और हम भी अस्त व्यस्तता दूर हो जाएगी। तो आपका सोशल मीडिया से भी आदमी कई दिनों से कुछ नहीं देखा, कहाँ क्या हो रहा है, समय ही नहीं मिल पा रहा है मोबाइल खोलने का भी, वैसे ही हजारों मैसेज पड़े हैं। तो भाई थोड़ा बहुत दिक्कत है इस समय, फिर भी आपका क्लास चल रहा है, कभी डिस्टर्ब हो रहा है कभी चल रहा है, रोका नहीं गया पूरी तरह। तो फिर एक बार याद रखिए, तो यानी कि हम बता रहे थे कि अन्वेषण में क्या क्या किया जाता है। फिर एक बार बैक होइए, घटना स्थल पर जाइए, संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार करिए, तथ्य और परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों का बयान लीजिए, बयान यानी कि पूछताछ करिए, बयान दर्ज करिए, और जो अभियुक्त हैं गिरफ्तारी करिए, फिर घटना स्थल का नक्शा बनाइए इत्यादि। अब इत्यादि में और भी जोड़ सकते हैं, वस्तुओं को बरामद करना जो आपका अपराध में प्रयुक्त हुई हैं, लाश को बरामद करना, संदिग्ध व्यक्तियों को खोजना कौन अपराध किया है, और जब अन्वेषण पूरा हो जाता है तो ऐसी दशा में पुलिस रिपोर्ट तैयार करके एक रिपोर्ट भेजती है मजिस्ट्रेट को, जिसे पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है।
उसके बाद आपका पुलिस का काम लगभग समाप्त हो जाता है। उसके बाद आपका आगे बताया जाए भाई, जो अन्वेषण की बातें रहती हैं, जो ये सब हमने बताया, यह एक डायरी पर लिखी जाती है और उस डायरी का नाम है केस डायरी, या शॉर्टकट में सीडी कहा जाता है। और ये सीआरपीसी की धारा 172 में भी मिलेगी और इस अध्याय में। अगला देखिए आपका अन्वेषण के बारे में जो सीआरपीसी में प्रावधान किया गया है। आपका पुलिस को अपराधों की इत्तिला देना और उसकी अन्वेषण की शक्ति आपका सीआरपीसी के अध्याय 12 में है, 154 से लेकर 176। ये भी याद रखना है। कहाँ से कहाँ तक सीआरपीसी पढ़ेंगे? अध्याय 12 154 से लेकर कहाँ तक? 176। अब उतना बताना संभव नहीं है, लेकिन जो सार मुख्य बातें थी वह हमने क्या किया, बता दिया। एक दो और मुख्य बातें हैं कि जब अभियुक्त गिरफ्तार हो जाता है तो गिरफ्तारी के कितने घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाएगा? 24 घंटे। कितने घंटे के? 24। ये आपका पुलिस एक्ट में भी मिलेगा, मूल अधिकार भी हैं, सीआरपीसी में भी मिलेगा। जहाँ भी कानून पढ़ेंगे क्रिमिनल, हर एक जगह ये पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 22 के क्लाज 2 में, यानी कि अनुच्छेद 22 के उप अनुच्छेद 2 में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति का यह एक मूल अधिकार है। वो अलग बात है कि कुछ अपवाद है, जैसे कि आपका अपवाद है निवारक निरोध और विदेशी शब्द, लेकिन सामान्यतः तो यही नियम है कि कितने घंटे रख सकते हैं पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना? 24। तो आपका 24 घंटे का नियम भी जहां पैरा में आएगा आपको बताया जाएगा। अब शुरू किया जाए, क्योंकि पूरी सीआरपीसी भाई मथना संभव नहीं है। एक सार हमने पूरी धाराओं का बता दिया। अब देखिए अध्याय 11 इन्वेस्टिगेशन के बारे में है। पैरा आपका 104 से लेकर और पैरा आपका 128, यानी कि 104 से लेकर और कहाँ तक आपका पढ़ना है? 128 तक। और आपका 114 भी महत्वपूर्ण है, आपका पूछा जा चुका है। घटना स्थल का नक्शा नज़ीर बनाना। नक्शा बनाना अभी हमने बताया कि दिक्कत होने पर किसकी सहायता ली जाएगी? लेखपाल साहब की। तो सतर्क रहिएगा भाई आपका। देखिए अब अन्वेषण शुरू किया जाए। देखिए अन्वेषण के लिए फिर याद रखिए 104 पैरा से कहाँ तक प्रावधान है? 128। देखिए आपका एकदम सीआरपीसी से को कोरिलेट करके ही पढ़ते रहना है। कुछ बातें एक्स्ट्रा मिलेंगी, ज़्यादा बातें सीआरपीसी की तो जो पुलिस आपका रेगुलेशन में मिलेगा हम सीआरपीसी से कोरिलेट करते रहेंगे। अगर आप चाहें तो उसी पर सीआरपीसी की बेयर एक्ट पर वह धारा लिख सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कोरिलेशन जब कर किया जाए तो बेयर एक्ट पर ही उसी धारा के आगे लिख लेना चाहिए, ताकि आप पढ़ते समय तो पहले तो अध्याय को ही लिख लेना है। अध्याय 11 जो इसमें है तो सीआरपीसी का अध्याय 12, तो पैरा 104 से 128, तो सीआरपीसी की धारा 154 से लेकर 176। पहला नियम ये मिला, अध्याय और क्या आपका धारा और पैरा कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए पैरा 104 शुरू किया जाए। संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के अन्वेषण के संबंध में अधिकार व कर्तव्य। जब संज्ञेय अपराध की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई हो तो तुरंत आप रिपोर्ट प्राप्त करवाइए। तो प्राप्त करवाएंगे तो सीआरपीसी की धारा के तहत ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज होगी। 154 एफआईआर दर्ज करने के नियम पैरा नंबर 97 में थे।
और ऐसे मामलों में अन्वेषण करने के अधिकार और कर्तव्य इत्यादि आपका किस पैरा में है? 104। फिर हम बता दें, सीआरपीसी की धारा 154 पढ़िएगा, फिर पैरा नंबर कौन सा? 97, और फिर पैरा नंबर कौन सा? 104। क्रम से हम चल रहे हैं, देखिए आगे। जब संज्ञेय अपराध की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई हो तो थाने के भार साधक अधिकारी को यह निश्चय करना चाहिए कि कोई अन्वेषण वांछनीय है, यानी कि क्या अन्वेषण किया जाना आवश्यक है कि आवश्यक नहीं। ये कौन डिसाइड करेगा? थाने का भार साधक अधिकारी। अगला देखिए, सीआरपीसी की धारा 157 वन ख द्वारा अनुमति प्राप्त निर्देशों का प्रयोग करने में उसे यह विचार करना चाहिए कि मामला दंड न्यायालय की अपेक्षा दीवानी न्यायालय का है और क्या पुलिस कार्यवाही प्रशासन के हित में आवश्यक है तथा कानून और व्यवस्था की रक्षा करने के लिए उचित है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि थानेदार साहब जब अन्वेषण करें तो आपका 157 जो सीआरपीसी हैं उसमें जो डायरेक्शन दिया गया है उनका भी पालन करें। ये देखें कि कहीं एफआईआर लिखा गया है, कहीं ये मामला सिविल में तो नहीं आता और जबरदस्ती क्या बना दिया गया है, क्रिमिनल। ये सब देखना चाहिए। अगला देखिए, यदि शिकायत का विषय आईपीसी की धारा 95 की सीमा के अंतर्गत आता है तो पहले तो 95 बताइए। पिछली बार जे में भी बना था, मैक्सिम बनिए पिछली बार बने। विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती, यानी कि ये किस धारा का सिद्धांत है आईपीसी में? 95 95 का है। पिछली बार आपका जे में आ चुका है सिद्धांत इस पर कि विधि तुच्छ बातों पर, छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती। इसका मतलब एक दो समझिए, तब तो तुच्छ बातें बताई जाए। जैसे कि आम का पत्ता गिरा है और एक व्यक्ति जाता है, एक आम का पत्ता उठा लेता है, तो कानूनी भाषा में बिना आम के पेड़ के मालिक की सहमत से उसने एक पत्ता आम का उठाया है तो ये चोरी हुई। लेकिन इतनी छोटी बात है कि कोई समझ वाला व्यक्ति क्या इसके लिए थाने चला जाएगा? नहीं। दूसरी बात, जैसे मेला लगा है और आपका नहाने में एक दूसरे का शरीर टच हो जा रहा है तो क्या एफआईआर कर देंगे? ये बहुत छोटी बात है। आपका ट्रेन में चढ़ रहे हैं, आप देखे होंगे जनरल डिब्बे में, अब तो वहाँ भी सीट फुल हो जा रही है, आपका टिकट ही नहीं दे रही है, रेलवे जाएंगे कहाँ से? भाई टिकट देगी तब तो जाएंगे। तो जनरल में भी कितना किस एरिया से टिकट कटेगा ये निर्धारित कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना काल जब से लगा है भीड़ भाड़ न करिए। तो आपका, लेकिन पहले देखे होंगे एकदम ऊपर तो लोग भर जाते थे, तो अब एक दूसरे का शरीर टच ही हो रहा है तो ऐसी दशा में कानूनन अपराध हुआ। लेकिन इतनी तुच्छ बात है कि कोई शिकायत नहीं करता, तो भी तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती। अगला आपका ये आया कि आपका जैसे कि कई लोगों का माला केजरीवाल ज़्यादा पीटे गए हैं, लोग क्या करते थे कि फूल माला पहनाते थे और दो तीन तमाचा क्या करते थे, जड़ देते थे। तो क्या यह तुच्छ बात हुई? तुच्छ बात नहीं हुई, ये भी याद रखिए, यह तुच्छ बात नहीं है। चप्पल की माला पहना दीजिए, ये भी तुच्छ बात नहीं है। नोट की माला पहनाइए तो भाई अच्छा भी लगेगा, बेचारा घोड़ा पर ही बैठ जाएगा नोट की माला पहन के। अगला देखिए भाई, फिर एक बार बैक होइए। यदि शिकायत का विषय आईपीसी की धारा 95 की सीमा के अंतर्गत आता है, यानी कि तुच्छ मामले हैं,
अथवा शिकायतकर्ता प्राविधिक अपराध की स्थापना करता जान पड़ता है अथवा किसी अपराध को अभियोजित करने में पुलिस की सहायता प्राप्त करने के लिए किसी मामूली घटना का अतिशयोक्ति के रूप में वर्णन करता है तो अन्वेषण किया जाएगा कि अन्वेषण दरोगा जी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे भाई। तुच्छ मामले हैं तो क्या अन्वेषण? अन्वेषण बंद कर देंगे। ये सब तुच्छ मामले हैं। एक और इसमें आया है कि आपका छोटी घटना को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है, तो इस पर उदाहरण भी एविडेंस में भी दिया जाता है। जैसे कि प्रयाग रेलवे स्टेशन पर एक सांप निकला। सांप एक हाथ का और एक हाथ का निकला था, स्टेशन पर मारा गया। देखने वालों ने क्या किया, जब ट्रेन में बैठे लखनऊ जाने के लिए, तो ट्रेन में पहले दो चौरा शुरू होता है, जानते हैं ना दो चौरा, यानी कि दो लोग बहसबाजी करते हैं ना, तो पूछ लिया करिए भाई। अब कहा जो घटना देखा था, कहा कि दो हाथ का सांप था। फिर दो चार लोग और आ गए, तीन हाथ का सांप हो गया। और लखनऊ स्टेशन पर उतरते उतरते सांप इतना भारी हो गया, अजगर का रूप ले लिया। और ये हुआ कि क्रेन बुलाकर सांप जब मारा गया तो क्या हुआ, उठा गया। यानी कि लोगों की ये आदत होती है कि घटना को क्या करेंगे, बढ़ा चढ़ा। तो अगर दरोगा जी को लगता है कि खूब मिर्च मसाला झोंका है सब्जी में, यानी कि घटना में खूब क्या लगाया है, बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है, तो अन्वेषण करने से क्या कर देंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी विशिष्ट मामले में पुलिस अधीक्षक का यानी कि एसपी साहब का आदेश होने की स्थिति में या डीआईजी की सहमत होने के अतिरिक्त अन्वेषण नहीं किया जाएगा। तो कुछ आपका छोटी छोटी घटनाएं हैं जहां की आपका अन्वेषण सामान्यतः आपका करने से क्या किया जा सकता है, इनका वो नहीं देखना है डिटेल में। पैरा आइए 105, संज्ञेय मामलों का अन्वेषण न किए जाने पर कार्यवाही की प्रक्रिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पुलिस किसी संज्ञेय मामलों में अगर अन्वेषण नहीं करती, साक्ष्य एकत्र नहीं करती, तो क्या प्रक्रिया अपनाएगी। इसके लिए ये प्रक्रिया है कि मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगी कि वह अन्वेषण नहीं करेगी, और जिसने एफआईआर दर्ज कराया है उसको भी ये सूचना पुलिस देगी कि वह अन्वेषण नहीं करेगी। और अन्वेषण पुलिस क्यों नहीं करेगी, उसका कारण आपका लिखना पड़ेगा। और किस डायरी में लिखा जाएगा, जनरल डायरी, जीडी में। बस दो तीन लाइन याद रखना है। अन्वेषण अगर पुलिस नहीं करना चाहती तो मजिस्ट्रेट को भेज दे, न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो कचहरी में जिसने एफआईआर दर्ज कराया है उसको सूचना दे दे कि हम आपने एफआईआर दर्ज कराया, मैं अन्वेषण नहीं करूँगी। और क्यों नहीं करेगी, इसका रीजन लिखना पड़ेगा। रीजन कहाँ लिखा जाएगा, जीडी में या जनरल डायरी। पारा 105 समाप्त हो गया। 106, सामान्यतः विवेचना का घटना स्थल पर ही पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। ये बिहार भी पूछा था भाई। अब अन्वेषण का समय जानना है और बहुत महत्वपूर्ण है ये पैरा, इसमें शक नहीं है। आपका बहुत महत्वपूर्ण है। आपका देखिए कहाँ कहाँ पढ़ना है भाई। पैरा नंबर 106, इस पर पहले पढ़िएगा। पहले पैरा नंबर कौन सा, 106। फिर आपका सीआरपीसी की धारा 173 का क्लाज 1 और 173 का क्लाज 1A, दोनों एक साथ पढ़ना है। याद रखिए दोनों एक साथ। इसके बाद आपका संविधान का अनुच्छेद आपका 21 पढ़ना है। कौन सा अनुच्छेद संविधान का, 21, 21।
इसके बाद जो पढ़ना है सीआरपीसी की धारा 167, बिहार में भी आया था। सीआरपीसी की कौन सी धारा? 167। आपका 24 घंटा, 60 दिन और 90 दिन को पढ़ना है। 106 आपका घटना स्थल पर ही पूरा कर लिया जाए। सबसे पहले आपका ये अन्वेषण का पहले समय देखिए। समय भी बिहार में भी पूछा गया था और हर हाल में प्री में एक क्वेश्चन आपका निश्चित बनता है। पहले पैरा ही पढ़ा दिया जाए ताकि आपका संविधान और आपका सीआरपीसी एक साथ चले, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। पहले आपका हम बता रहे हैं पैरा नंबर 106, तब आपका पूरा कहानी शुरू किया जाएगा, पैरा ये समाप्त हो जाए। सीआरपीसी की धारा 147 वन ए के अंतर्गत आने वाले मामलों के सिवाय अन्वेषण घटना स्थल पर ही सामान्यतः किया जाएगा और पूर्ण किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब पुलिस आपका विवेचना करे तो घटना स्थल पर जाए, तो वहीं विवेचना करे और वहीं पूछताछ करके विवेचना क्या कर ले, पूर्ण। क्यों समय लगाए भाई, वहीं विवेचना या अन्वेषण क्या कर ले, पूरा। इसके बाद देखिए आगे, किंतु यदि घटना स्थल पुलिस थाने के समीप नहीं है, जैसा कि शहरों में, और मामला धारा 157 ए के अंतर्गत नहीं आता, तो अन्वेषण अधिकारी घटना स्थल पर जाने के बाद पुलिस थाने पर अन्वेषण पूर्ण करने के लिए आ सकेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर घटना स्थल दूर है तो वहां साक्ष्य एकत्र करे और थाने पर आकर क्या करे, कलम चलाए, लिखा पढ़ी करे। इसके बाद कानून कहता है कि कोई पुलिस अधिकारी जो किसी गंभीर अपराध के अन्वेषण पर जा रहा है, तो रेलवे अधिकारियों द्वारा उसे प्रथम प्राप्त यात्री या मालगाड़ी पर यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी, किंतु वह उसे अपनी यात्रा के क्रम में रोक नहीं सकता। यानी कि जहाँ स्टॉपेज रहेगा वहीं ट्रेन रुकेगी, लेकिन फर्स्ट क्लास का इन्हें क्या मिलेगा, टिकट। तो लोग करते क्या हैं, आपका ट्रेन से अगर जाना है अन्वेषण करने, तो आप टिकट माने रेलवे का ये कर्तव्य है कि इनको क्या दे, आपका पास दे, यात्रा कराए, और आपका कह सकते हैं कि जनरल डिब्बे में नहीं, स्लीपर में यात्रा कराए, फर्स्ट क्लास में यात्रा कराए। ये नियम है। लेकिन कब, जब ये लोग कहाँ जा रहे हैं, गंभीर अपराध का क्या करने, अन्वेषण। आइए पहले आपका अनुच्छेद से हम शुरू करते हैं भाई। संविधान का अनुच्छेद 21 में ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता को छीना नहीं जाएगा, सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। यानी कि शरीर प्राण को, यानी कि जीवन को और शारीरिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है, लेकिन कैसे, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। तो मृत्यु दंड भारत में दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है? कौन सा अनुच्छेद इसकी अनुमति देता है? 21। प्राण छीन सकते हैं लेकिन मनमाने तरीके से नहीं, आप कानूनन छीनिए, सही है, मनमाना नहीं। देखिए समय भी हो गया भाई, नहीं तो 6-5 हो गया, बहुत ये लंबा चलेगा अभी, तो इसको कल आपका हम बताएंगे ये, क्योंकि भाई काफी महत्वपूर्ण है। देखिए ये आपका पूछा गया था यूपीजे में, इसी बार पूछा गया था। ये आपका बिहार में इस बार पूछा गया था। एक तो काफी ये सेक्शन क्या है सीआरपीसी के, महत्वपूर्ण। तभी सीआरपीसी 15 मिनट बाद चलेगी भाई, क्योंकि 6-5 हो रहा है, 15 मिनट का रेस्ट होगा तो 6:20 हो जाएगा। तो सीआरपीसी भी कुछ खींचा जाए भाई।
पुलिस अधिनियम जो लिखवाया जा रहा था, कॉपी भी लेकर आइएगा। कल लिखवा भी जाएगा इसको बताने के बाद, ताकि जो लिखवाने का देखिए कहाँ तक लिखवाया गया था, किस पैरा तक। हाँ हाँ, तो कल खींचा जाए ना 50-50 कम से कम पैरा।